हेलो दोस्तों, बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा 2021 जिनका भी 14 और 21 मार्च को एग्ज़ाम है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम लोग इस वीडियो में टेस्ट सीरीज 1 करेंगे। टेस्ट सीरीज 1 करेंगे इस बुक में रुक्मणी प्रकाशन के। जो रुक्मणी प्रकाशन है उसके द्वारा बुक जो प्रकाशित किया गया है उससे हम लोग एक टेस्ट सीरीज करेंगे। उसमें लगभग आपको 34 टेस्ट सीरीज है जो एक एक करके आपको 34 टेस्ट सीरीज 14 मार्च के एग्जाम के पहले आपको करवा देंगे। और एक दिन में आपको 2 टेस्ट सीरीज मिलेंगी। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा अगर आप भी बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, क्योंकि एक दिन में आपको 2 टेस्ट आपको यहाँ मिलेगी और सभी का पीडीएफ भी मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम टेस्ट सीरीज 1 करेंगे और इसके पहले हम लोग मॉडल सेट भी कर चुके हैं जो यूनिक बुक से था। यूनिक बुक से हम लोगों ने मॉडल सेट भी कर चुके हैं। तो अभी तक अगर आप मॉडल सेट नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मॉडल सेट कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में टेस्ट सीरीज 1 करने वाले हैं रुक्मणी प्रकाशन के बुक से। तो आप जल्दी से एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि हम वीडियो स्टार्ट कर दें। जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़िए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह दी गई क्योंकि आपको बताना है कि संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह दी गई। तरजीह मतलब अहमियत दी गई। क्यों दिया गया? तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे। संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया ना जा सके। बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी हितों के लिए अनुकूल थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इसका राइट आंसर अगर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो पाटलिपुत्र को उदयन शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय जो था वह विश्व प्रसिद्ध था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य की सुरक्षा। मुख्यमंत्री राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय घाटे का तात्पर्य है। वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? अगर आप जानते हैं तो आप जरूर बताइए। तो वित्तीय घाटे का जो तात्पर्य है वह ऑप्शन सी सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। तो ऑप्शन सी 5 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हम लोग केवल जीके जीएस और हिंदी का ही प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? आपको बताना है कि कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। तो 11 का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। सूचना का अधिकार जो है वह संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी सूचना का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? IMF यहाँ कह रहा है IMF की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत की गई? तो IMF की पहले तो हेडक्वार्टर जान लेते हैं। तो IMF की हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय तो वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी में IMF का हेडक्वार्टर है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के कारण की गई? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटेन वुड्स समझौता। ब्रिटेन वुड्स समझौता इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ब्रेटन वुड्स समझौता के अंतर्गत IMF की स्थापना की गई। अगला है, भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो 13 का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, नागालैंड। नागालैंड में झूम खेती सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रावधान किया है? आपको बताना है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन है 2016 हो जाएगा। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण 2016 से लागू कर दिया है। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान से सम्मानित कौन है? बिहार के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान से सम्मानित कौन है? तो 15 का ऑप्शन है फणीश्वरनाथ रेणु हो जाएंगे। फणीश्वरनाथ रेणु को बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान दिया गया है। और अभी तक लाइक बहुत कम है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा जो मनोबल है वह बढ़ता है। और आपको हम बता दें कि आपको एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि जब भी हम प्रैक्टिस सेट वाले वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को जोड़ने का कृपा करें, ज़्यादा से अधिक स्टूडेंटों तक यह वीडियो पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि जिनका भी एग्जाम है 14 मार्च और 21 मार्च को, वह इस वीडियो से जुड़ जाए। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रेमचंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन है 31 जुलाई 1880 को। 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था। अगला है, अति सुधो स्नेह की मार्ग है जहाँ नेकु सैनाप बाका नहीं, उपरोक्त पंक्ति किनकी उक्ति है? तो ऊपर जो पंक्ति दिया गया है वह किनकी उक्ति है, आपसे यही पूछ रहा है। तो यह घनानंद की उक्ति है। घनानंद की उक्ति है कि अति सुधो स्नेह की मार्ग है जहाँ नेकु सैनाप बाक नहीं। यह युक्ति घनानंद की है। अगला प्रश्न है, 20 के दांत किनकी रचना है? 20 के दांत किनकी रचना है? तो 18 का ऑप्शन सी नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत जो कहानी है वह नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा रचना की गई है। अगला पूछा है, विडंबना का समानार्थक शब्द पूछा है। विडंबना का समार्थक शब्द पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी उपहास हो जाएगा। विडंबना का जो समानार्थक शब्द होता है वह उपहास होता है। अगला है, सरला से फल खाया जाता है का कर्तृवाच्य होगा। सरला से फल खाया जाता है का कर्तृवाच्य होगा, तो यह होगा सरला फल खाती है। सरला फल खाती है। अगला है, एक पूर्णतः प्रत्यक्ष टक्कर में, फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पूर्णतः प्रत्यक्ष टक्कर में क्या होता है? आपके पास 4 गो ऑप्शन है, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी संवेग एवं गतिज दोनों सुरक्षित रहते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गेंद पर लेटते हैं, तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, इस पदार्थ में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इसमें पाई जाती है। अगला है कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह होता है। व्यक्ति जिसके द्वारा दाढ़ी बनाया जाता है वह दर्पण का प्रयोग करता है, उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं। अगर गाड़ियों के साइड मिरर में लगे हुए दर्पण की बात करें तो वह आपका उत्तल हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। ठोस में चल सकने वाली तरंगे है, आपको बताना है कि ठोस में चल सकने वाली तरंगे है
तो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग दोनों होता है। तो ऑप्शन सी इसका ए बी दोनों हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के विचलित हुए उसी पथ पर निकल जाती है। निम्नलिखित से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के विचलित होकर उसी पथ पर निकल जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 25 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी प्रकाश केंद्र हो जाएगा। निम्नलिखित से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के विचलित हुए उसी पथ पर निकल जाती है, इसका राइट आंसर प्रकाश का केंद्र हो जाएगा। अगला है कि एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है। एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, तो वह कौन सा लेंस है? आपको बताना है कि एक लेंस में आवर्धन का मान 1 से कम हो जाता है, तो वह कौन सा लेंस है? तो 26 का ऑप्शन बी जो लोग कह रहे हैं अवतल, वह उनका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है? तो ये तक 12 क्लास में ही पढ़ना है। 12 क्लास में इंटर में पढ़ना था आपको कि वस्तु से बड़ी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो सभी लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण जो है वह वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक। बहुत इजी क्वेश्चन। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें ताकि हमारा मनोबल बढ़ते रहे और ऐसे ही वीडियो अपलोड करने की प्रेरित करें। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला है कि बॉर्न है। बॉर्न क्या है? बॉर्न आपसे पूछा है, तो बॉर्न जो है वह क्षेत्रफल की इकाई है। बॉर्न क्या है? क्षेत्रफल की इकाई है। तो बॉर्न अगर आपसे पूछे कि क्या है, क्षेत्रफल की इकाई है। अगला है इप्सिलेंट जीरो का मात्रक SI मात्रक है। आपको आता है इप्सिलेंट जीरो का SI मात्रक है, इसको इप्सिलेंट पढ़ते हैं। तो इप्सिलेंट जीरो का SI मात्रक क्या है आपको बताना है। तो इप्सिलेंट जीरो का जो SI मात्रक होता है वह आपका ऑप्शन सी फैराड मीटर है। फैराड मीटर जो है वह आपका इप्सिलेंट जीरो का मात्रक है, फैराड मीटर। अगला मैथ का क्वेश्चन है। तो मैथ का क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, केवल हम लोग जीके और जीएस के ही क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो को तब तक आप लोग लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे साथ आकर जुड़ सके और अपनी तैयारी को एक नई दिशा की ओर ले जा सके। 41 नंबर प्रश्न है, कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है। कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए काली मिट्टी हो जाएगा। कपास की पैदावार जो है वह काली मिट्टी में अच्छी होती है। अगला है 42 नंबर की बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किसमें कहाँ स्थित है? बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो सभी को मालूम होगा बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क स्थित है। अगला है समुद्र की गहराई डैश के द्वारा मालूम की जा सकती है। समुद्र की गहराई डैश के द्वारा मालूम की जा सकती है। तो गहराई मापने के लिए हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार का प्रयोग करते हैं गहराई मापने के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सोनार हो जाएगा। सोनार आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो वह सोनार है। अगला प्रश्न है, भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कौन सी है? भारत की निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कौन सी है? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दाभोल। ऑप्शन डी हो जाएगा दाभोल परियोजना, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। दाभोल परियोजना जो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किस पराबैंगनी किरणों से करती है? वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किस पराबैंगनी किरणों से करती है? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी पराबैंगनी किरणें हो जाएगी। पराबैंगनी किरणें से वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। अगला प्रश्न है शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शुष्क सेल का एनोड जो है वह किससे बना होता है? तो ऑप्शन ए ग्रेफाइट से बना होता है। शुष्क सेल का एनोड जो है वह आपका ग्रेफाइट से बना होता है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? हाइड्रोजन बम का आविष्कारक का नाम आपको बताना है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो 48 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी एडवर्ड टेलर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड टेलर ने किया। अगला प्रश्न है मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 49 का ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 120 से 80 mmHg। मानव का सामान्य रक्तदाब जो होता है वह 120 से 80 के बीच में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक होता है। अगला है क्वेश्चन उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। कौन सा तत्व है जो उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में सहायक है? तो सभी लोग जानते हैं इसका तो राइट आंसर आप लोग बता ही दीजिएगा कि कैल्शियम। कैल्शियम जो है वह आपका हड्डियों को मजबूत रखने में प्रयोग किया जाता है। और विटामिन दूध में अगर बात की जाए कैल्शियम की तो सबसे ज्यादा पाया जाता है। दूध में कैल्शियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसकी निलंबन है? तो 41 का जो आपका राइट आंसर होना चाहिए वह ऑप्शन बी हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन है। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम आपसे पूछे तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं तो आपको सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना होगा। अगला है कि स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 43 का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी लोहा और क्रोमियम और कार्बन हो जाएगा। लोहा क्रोमियम कार्बन का स्टेनलेस स्टील धातु मिश्रण है। लोहा क्रोमियम और कार्बन। आप लोग LK याद रखिएगा। LK मतलब लोहा क्रोमियम और कार्बन। अगला प्रश्न है कांच को नीली रंग निम्नलिखित में कौन प्रदान करता है? कांच को नीली रंग निम्नलिखित में कौन प्रदान करता है? तो यह कोबाल्ट ऑक्साइड प्रदान करता है। कांच को जो है नीली रंग वह कोबाल्ट ऑक्साइड प्रदान करता है। अगला है कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो यह विटामिन के है। रक्त का बहाव नहीं रुकता है किसकी कमी से? तो अगर रक्त का बहाव आपसे पूछे कि नहीं रुकता है तो वह विटामिन के की कमी से रक्त का बहाव नहीं रुकता है। तो रक्त स्कंदन में विटामिन के जो है वह क्रियाशील है। अगला है किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? किसकी उपस्थिति के कारण गाय का जो दूध होता है उसका रंग पीला टाइप के होता है? आप भी देखे होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कैरोटीन हो जाएगा। कैरोटीन के कारण गाय की दूध पीला रंग की दिखाई देती है। अगला है एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से क्या है जी? तो ऑप्शन सी प्रोटीन है। एंजाइम जो है वो मूल रूप से प्रोटीन है। आप लोग सुनकर भी याद कर सकते हैं तो आप लोग सबसे अच्छा होगा कि आप वीडियो चलाकर और हेडफोन कान में लगा के आप सुनकर याद कर सकते हैं।
कान की कितनी हड्डियां होती है? आपको बताना है कि कान जो है, आपकी कान है, इसमें कितनी हड्डियां होती है। तो 50 का 8 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी 6 हो जाएगा। आपके कान में 6 हड्डियां होती है। अगला है, पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में किस पदार्थ का शोषण करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है पानी हो जाएगा। पानी को जाइलम उत्तक जो है वह पौधे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? तो 60 का आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन सी होना चाहिए। ऑप्शन सी सल्क पत्र। प्याज में निम्नलिखित में से सल्क पत्र में खाद जमा होता है। अगला है कि लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं मतलब आरबीसी का जो उत्पादन है वह आपके अस्थि मज्जा के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता, यह सभी जो है वह उपभोक्ता शोषण का प्रमुख कारण है। अगला है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के सुझाव को आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? तो स्वामी श्रद्धानंद हो जाएंगे। स्वामी श्रद्धानंद ने रॉलेट एक्ट के विरोध में किसान को लगान नहीं देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। अगला है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ही अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्राप्त नहीं होगा? आपको बताना है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्राप्त नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन सी महात्मा गांधी हो जाएंगे। महात्मा गांधी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर की, जुलाई 1942 की वर्धा में, जुलाई 1942 की वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की तो उस समय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 65 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 65 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद उस समय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? तो 66 का ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। अगला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन सी ख्वाजा उस्मान हुरानी के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लूग्रास स्टेट कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लूग्रास स्टेट कहा जाता है? तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा केंटुकी। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लूग्रास कहा जाता है? तो केंटुकी के। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन बी हल्दिया हो जाएगा। हल्दिया जो है वह बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखला में नहीं आता? तो इसका राइट आंसर क्या है? वह क्षेत्र का नाम बताइए जो उच्च तीव्रता के भूकंप मेखला में नहीं आता। तो 70 की बात करें, 70 का आंसर का, तो ऑप्शन बी कर्नाटक का पठार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो है वह आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। WHO की अगर बात करें मुख्यालय के, तो वह जिनेवा है।
आप लोग याद रखिएगा, WHO का मुख्यालय जिनेवा है। अगला है आपका बैंक आपके द्वारा किस बैंक की टैगलाइन है। आपको बताना है कि आपका बैंक आपके द्वारा किस बैंक की टैगलाइन है। तो 72 का ऑप्शन डी हो जाएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। अगला है किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई। किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई। तो 63 का ऑप्शन डी 1854 हो जाएगा। अगला है कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया। तो चीन ने तिब्बत पर 1959 में कब्जा किया। अगला है कि किस देश ने थेरवाद त्रिपिटक को राष्ट्रीय विरासत घोषित कर दिया। किस देश ने थेरवाद त्रिपिटक को राष्ट्रीय विरासत घोषित कर दिया गया। तो 75 का ऑप्शन सी श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रसखान की भक्ति कैसी थी। रसखान की भक्ति कैसी थी। तो ऑप्शन है शगुन। रसखान की भक्ति शगुन थी। अगला है कि भारत माता किस कवि की रचना है। तो भारत माता सुमित्रा नंदन पंत 77 कैसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत माता सुमित्रा नंदन पंत के रचना है। अगला है कि तलीन का संधि विच्छेद क्या है। तलीन का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है तत्त प्लस लीन। तलीन का संधि विच्छेद तत्त प्लस लीन। अगला है किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो किसी के अगर आप हंसी उड़ा रहे हैं तो वह क्या है, उपहास है उसका। तो उपहास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें बताना है कि अशुद्धियाँ किससे संबंधित है। तो मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। तो इसमें कौन सी अशुद्धियाँ है। तो यहाँ देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़िए, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। तो यह संज्ञा गलत है, संज्ञा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में विश्व की कितने प्रतिशत आबादी वास करती है। भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी वास करती है। तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में अगर आपसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की आबादी वास करती है। तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 17.5%। अगला है भारत रत्न किस अवसर पर प्रदान किया जाता है। तो भारत रत्न जो है वह आपका 26 जनवरी के अवसर पर प्राप्त किया जाता है, दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। अगला है कि पालघाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है। तो पालघाट की बात करें तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़िया। पालघाट की बात करें तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़िया के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन डी राजस्थान के जैसलमेर में हो जाएगा। अगला है कि आम्रवारसा संबंधित है। आम्रवारसा किससे संबंधित है। आम्रवारसा किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। तो बिहार एवं बंगाल में जो मार्च अप्रैल में बारिश होती है उसे आम्रवारसा के नाम से जाना जाता है। अगला है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनुमर होता जा रहा है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनुवर्र होता जा रहा है। तो 86 का ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो है इसकी जो है वह उत्पादन शक्ति लोहे के अतिरिक्त होने के कारण घट रही है। अगला है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर डॉक्टर नहीं, आप लोग गलत बता रहे हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और इन्हीं के समय बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की शुरुआत भी हुई थी। अगला है कि टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है। तो शनि का टाइटन जो है वह सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। तो भीमराव अम्बेडकर। कानून मंत्री की जहां भी बात की जाए वहां भीमराव अम्बेडकर आप लोग टिक कीजिएगा। अगला है लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है।
यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगी? आपको कहां बताना है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का जो आवंटन है वह 1971 की जनगणना पर ही आधारित है। आगे कब इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है? तो इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है 2026 तक। 2026 के बाद ही इसे घटाया या बढ़ाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशील के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 91 का ऑप्शन ए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक जो है यह क्रियाशील धातुओं के क्रम में व्यवस्थित रूप है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको आंसर की भी है, तो आप लोग इसका आंसर की भी ले सकते हैं। इसका पीडीएफ अगर आप चाहिए तो आप थोड़ी देर और रुक जाए, वीडियो जैसे ही खत्म होती है उसको पीडीएफ बता देंगे कि आपको कहाँ से मिलना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है? निम्नलिखित में से कौन रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है? तो Ca++। Ca++ जो है वह स्कंदन के लिए अनिवार्य है। अगला है प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो कि प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीजन प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। तो 93 का ऑप्शन सी। अगला है जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है। तो कोशिका को माना जाता है, आप सभी जानते हैं। तो ऑप्शन डी कोशिका नहीं, फंडामेंटल सब्सटेंस पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी जीव द्रव्य हो जाएगा। जीवन का आधारभूत पदार्थ जो है वह इकाई पूछता तब कोशिका होता, लेकिन यहाँ पदार्थ पूछ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर जीव द्रव्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर किसमें सबसे अधिक होती है, किस रंग में? तो 95 का ऑप्शन सी लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। तो ये थे आपके रुक्मणी प्रकाशन के द प्लेटफॉर्म किताब से प्रैक्टिस सेट 1। और एक दिन में आपको 2 वीडियो मिलेंगे जिसमें हम लोग 3400 प्रैक्टिस सेट कवर करने वाले हैं। बहुत कम समय है हमारे पास, आज से लगभग 14 दिन ही बचा है हमारे पास, और 34 प्रैक्टिस सेट है। 34 प्रैक्टिस सेट है और हम लोग को 2-2, 3-3 प्रैक्टिस सेट करके 14 तारीख के पहले सभी प्रैक्टिस सेट को हल कर देना है। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। आप हमारे साथ दिन में 10 बजे जुड़े जाइए और रात में 9 बजे जुड़ जाइए। 2 बेर आपका वीडियो अपलोड होगा, एक तो रात में 10 बजे और एक दिन में 9 बजे। तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं ताकि आप सभी को बिहार पुलिस में अधिक से अधिक मार्क्स आ सके। और रही बात कि क्वेश्चन ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि नहीं, तो आप अगर हमारी वीडियो देखते हैं तो 100% आप निश्चित होकर एग्जाम में बैठिएगा, कहीं भी चीट की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आपको एक ही काम करना है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करना है, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं वह जान सके और यहाँ आके जुड़ सके। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।